Hello students, today we are going to discuss our sixth chapter which is combustion and flame. So firstly we will discuss what is combustion, and then after the second half, in the second half of the chapter, we will discuss about the flame, its structure and how it forms. So let's start our chapter. First, what is combustion? The definition is a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. तो combustion क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंबशन, मतलब उस चीज़ का जलना। कंबशन हिंदी में हम बोल सकते हैं जलना। जैसे कि हमारे पास लकड़ी है, वुड, जब हम उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ नहीं जलती है। तो ये होता है, ऑक्सीजन O2 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो जलती है, तो हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। तो कंबशन प्रोसेस होती है कि जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट देता है, और जो सब्सटेंस जो जलता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। जो भी सब्सटेंस जलता है उसको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। देखो जो सब्सटेंस नहीं जलते हैं उनको वे होते हैं नॉन कंबस्टेबल। जैसे कि लोहा होता है, लोहे को हम गर्म करते रहेंगे वो जलेगा नहीं, तो वो है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। और जो जल सकते हैं उसको बोलते हैं हम कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो जो कंबशन के अंडरगो होते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस, और उनको हम बोलते हैं फ्यूल। उनको हम और क्या बोल सकते हैं, फ्यूल, क्योंकि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल ही जलता है, हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। अब नेक्स्ट है, देखो कोई भी चीज़ जलती कब है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को जलाने के लिए उसमें आग लगाई जाए तभी वो जलेगा। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं उसका टेम्परेचर राइज होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक चीज़ का जलने का एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पे आने के बाद वो चीज़ क्या हो जाएगी, जलना स्टार्ट कर देगी। उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे आके वो सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। जैसे पेपर होता है, पेपर थोड़ी सी जल्दी आग पकड़ लेता है क्योंकि उसका सब इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद लकड़ी होती है वो थोड़ी देर बाद आग पकड़ती है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसके अपोजिट जो पेट्रोल डीजल होते हैं उनका बहुत कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, इसलिए वे जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पे आने के बाद कोई भी चीज़ जलना स्टार्ट कर देती है वो मिनिमम टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जब तक वो सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा वो जलेगा नहीं। अब अगर हम पेपर को मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि पेपर का कंबस 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस उसका इग्निशन टेम्परेचर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पेपर को आग लगाएंगे तभी जलेगा। अगर हम उसको हीट करना स्टार्ट कर दें, उसको गर्म करना स्टार्ट कर दें, अगर हम पेपर को हीट करेंगे और उसको गर्म करके हम उसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंचा देंगे तो भी वो जलना स्टार्ट कर देगा। ज़रूरी नहीं कि उसमें आग ही लगाई जाए। मेन है कि उसके टेम्परेचर को हम जब इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देते हैं तब वो चीज़ जलना स्टार्ट कर देती है। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ कब जलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा उसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम और कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। अब हम आग को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो देखो जो चीज़ें जलने के लिए चाहिए, जलने में हेल्प करती हैं, तो सबसे पहले तो देखो जलने के लिए क्या हेल्प करता है कि वो एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। तो आग को जहाँ भी कहीं भी आग लगी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ में आग लगी हुई है जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उस जगह से बाहर निकाल सकते हैं, उस
जहाँ पे भी आग लगी हुई है उसे बाहर निकाल सकते हैं आग को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम उस कंबस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव कर सकते हैं वहाँ से। सेकेंड, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना चाहिए जलने के लिए, तो हम उसके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, हम उस पर पानी डाल सकते हैं, आग पे पानी डालने से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है वो जैसे जिस पे हम पानी नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे हम मिट्टी वगैरह डाल के भी उसकी आग को बुझा सकते हैं। तो आग को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, सेकंड, फर्स्ट तो हम उस सब्सटेंस को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, दूसरा हम उसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। थर्ड जो चीज़ होती है, देखो आग के जलने के लिए हमें पता है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ नहीं जलती है। तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को वहाँ से कट कर सकते हैं आग बुझाने के लिए। जैसे कि हम अगर किसी व्यक्ति में या किसी भी, मान लेते हैं किसी को आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाहर से हम कंबल लपेट देते हैं। ऐसे हमें बताया जाता है कि उसके बाहर से कंबल लपेट देना, जिससे क्या होता है कि वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है, जिससे क्या होता है आग बुझ जाती है। या फिर हम जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो सिलेंडर आप सभी ने देखे होंगे, सिलेंडर बिल्डिंग में लगे रहते हैं, देखो ये डायग्राम में दिखा रखे हैं, ये जो सिलेंडर होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जब हम ये स्प्रे करते हैं इसकी, तो ये बाहर से, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे आग लगी हुई यहाँ पे, तो जब हम इसकी स्प्रे करते हैं तो बाहर से एक लेयर बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन नहीं आ पाती है अंदर, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट हो जाती है, जिससे आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अब जो आग लगती है वो कितने टाइप की होती है, कंबस्टन, टाइप ऑफ कंबस्टन, कितने टाइप का होता है कंबस्टन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंबस्टन यहाँ पे मेनली 3 टाइप का, हमारे चैप्टर में 3 टाइप के हम कंबस्टन पढ़ेंगे। सबसे पहला रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजिव, 3 टाइप के कंबस्टन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रैपिड कंबस्टन। क्या होता है, द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबस्टन इज नोन एज रैपिड कंबस्टन। जो चीज़ एक बार जलने के बाद लगातार जलती रहती है, रैपिड मतलब तेज़ी से जलती है जो चीज़, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। जैसे आग है, सॉरी गैस है, गैस को हमने क्या किया, एक बार हीट किया, गैस के ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया तो वो जलना स्टार्ट कर देगी, फिर वो लगातार जलती रहेगी, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। जैसे कि फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस का सब्सटेंस कैसा होता है, वो क्या होता है, उसको हम मान लेते हैं वो ऐसे ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते ही जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको किसी भी क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर के लगभग ही होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही जलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी चीज़ें जो अपने आप ही जलना स्टार्ट कर देती हैं उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलते हैं। जैसे कई बार कोयले की खदान होती है, उनमें अपने आप आग लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो गैस होती हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो जो कोयले की खान होती हैं वे जलना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस टाइप का जो कंबस्शन है उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलते हैं, जो अपने आप ही जलना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड है एक्सप्लोजिव कंबस्शन। एक्सप्लोजिव कंबस्शन क्या होता है, जैसे हमने पटाखे देखे होंगे, जो क्रैकर्स होते हैं वे एकदम से ऐसे ब्लास्ट के साथ जलते हैं, तो इस टाइप का जो कंबस्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव कंबस्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है फ्लेम। फ्लेम क्या होती है, तो फ्लेम होती है आग, जो ज्वाला होती है, जैसे मोमबत्ती जल रही है तो ये ऊपर की ये इसकी फ्लेम है, जो ये आग जो जल रही है इसको बोलते हैं फ्लेम। इस फ्लेम में क्या क्या पार्ट होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लेम को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, एक उसके अंदर वाला पार्ट होता है, और एक डायरेक्ट बिल्कुल अंदर। 3 वाले मिडल, आउटर और 3 जोन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है आउटर मोस्ट जोन, उसके बाद मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन। तो सबसे बाहर वाला जो जोन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई देखो बाहर से सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे अच्छे से जलता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। उसके अंदर वाले तक ऑक्सीजन कम पहुँच पाती है, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, तो ये मिड रेट होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल कम पहुँच पाती है, इसलिए वो सबसे कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट होता है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट में अपने डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट है फ्यूल। क्या होते हैं, तो फ्यूल जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एट्रेक्सा, दी सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे घर पे हम खाना बनाने की लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी हमारे लिए क्या हो गया, फ्यूल हो गया है। हम गैस जलाते हैं, LPG, CNG, ये सब चीज़ें क्या हमारे लिए फ्यूल हैं। तो ऐसे एक आइडियल फ्यूल, मतलब एक अच्छा फ्यूल हम किसको बोल सकते हैं, आइडियल फ्यूल क्या होता है, तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट बिल्कुल क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा फ्यूल
और नेक्स्ट है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी है मतलब वो जलने पे कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, इसको हम कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 किलोग्राम फ्यूल को हम जलाएंगे तो कितनी हीट उसमें से निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 1 किलोग्राम फ्यूल को हम जलाते हैं तो उसमें से जितनी हीट निकलती है उसको उसकी क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, किलो जूल पर किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम में कितनी जूल एनर्जी निकलती है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। जैसे काउडन केक होते हैं जो घर पे उपले जो हम बनाते हैं उसको जरा 6 से 8 हज़ार किलो जूल एनर्जी निकलती है। तो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। यहाँ पे 1,50,000 उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है किलो जूल में। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल की होती है तो हाइड्रोजन की होती है सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब जब फ्यूल को जलाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, बहुत सारे उससे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। साथ में जलने से क्या होता है बहुत सारी और बाकी पॉइजनस गैस निकलती हैं, जिससे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, कंटेमिनेट होता है, मतलब पोल्यूशन फैलता है एटमॉस्फेयर में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, वो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। इससे एसिड रेन भी हो जाती है। एसिड रेन भी किसी के कारण होती है, जो फ्यूल जलते हैं उनसे बहुत सारे पोल्यूशन होता है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसी गैस निकलती हैं। ये गैस फिर एसिड रेन में हेल्प करती हैं। तो ये आपका मेन ये चैप्टर था। कुछ ज़्यादा मतलब नॉर्मल सी बातें थी, ये आपको पहले से पता होंगी। तो आपको क्या करना है, एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चैप्टर में आज के लिए इतना ही। ओके।